हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, यानी कि उन एप्लीकेशंस की मदद से हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डायमेंशन की मदद से इक्वेशन की करेक्टनेस को डिफ़ाइन कर देते हैं, इक्वेशन सही है कि नहीं, यानी उसको सही है कि नहीं वो बता सकते हैं। आपस में उनके बीच में क्या रिलेशंस है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, वो बता सकते हैं डायमेंशंस की मदद से। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि डायमेंशंस की मदद से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू जो गिवन रहेगी उसको दूसरे यूनिट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम लोग डायमेंशंस एनालिसिस में देखे थे। तो अब हम लोग इसके टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं और इसके अब हम लोग बात करेंगे कुछ लिमिटेशंस की, यानी कि उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें कि ये बताया जाएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग कहाँ पे उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि कहाँ कहाँ हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो वो फेल्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि इस मेथड को हम लोग, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को जो हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकेंगे, जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट, दिस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यानी कि अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, अगर कोई वैल्यू गिवन है, साइन थीटा गिवन है 0.5 अगर वैल्यू गिवन है, तो इस केस में हम लोग उसकी डायमेंशंस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यानी डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम लोग किसी साइन थीटा की वैल्यू 0.5 कैसे आई है ये नहीं निकाल पाएंगे, या फिर किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अपने लास्ट एप्लीकेशन में, कि हम लोग एक यूनिट की वैल्यू जो कि गिवन रहेगी और उस यूनिट की वैल्यू को हम लोग दूसरे यूनिट में फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशंस की मदद से। लेकिन हम लोग एक यूनिट की वैल्यू गिवन रहेगी और उस जो गिवन वैल्यू यूनिट में रहेगी उसकी कुछ यूनिट लिखी रहेगी, यानी कि किलोग्राम, मीटर, कुछ ऐसी वैल्यूज़, यानी कि कुछ यूनिट उसके साथ लगी रहेगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ कोई यूनिट लगी रहेगी, किलोग्राम, मीटर, या फिर लेंथ का जो मीटर है, और बहुत सी यूनिट हैं, सेकंड, इस तरीके से कई यूनिट हैं। तो ये सब अगर किसी न्यूमेरिकल नंबर के साथ अगर लगी रहेंगी तो उन केस में हम लोग डायमेंशंस को लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए 31, जो कि एक नंबर है, तो ये एक कांस्टेंट है, यानी कि जो नंबर्स है, यानी कि जो बदल नहीं सकती हैं, वो उसके साथ कोई यूनिट नहीं लगी हुई हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकता। अगर हम 31 लिख दिए हैं तो इसको 31 ही पढ़ा जाएगा, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो इस केस में हम लोग ऐसी कोई वैल्यूज़ को, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम लोग नहीं निकाल सकते डायमेंशंस की मदद से विदाउट यूनिट गिवन में। अगर कोई यूनिट नहीं गिवन है तो उसकी मदद से हम लोग डायमेंशंस का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये होती है इसकी पहली पॉइंट की डेफिनेशन, यानी कि इसके पहली पॉइंट में जो कहा गया है वो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। वही जो मैंने कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें कि हम लोग ट्रायंगल्स का यूज़ करते हैं। जहाँ पर ट्रायंगल्स की बात आ जाती है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग यूज़ करते हैं। और ट्रायंगल्स में जो एक साइड है दूसरे साइड है, उनकी जो आपस में जो वैल्यूज़ हैं उनकी, यानी कि जो रेशियोज़ ली जाती हैं, उनको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम लोग ट्रायंगल के एक साइड का रेशियो, यानी कि अगर हम लोग ट्रायंगल के एक साइड की जो वैल्यू है उसको हम लोग दूसरे किसी साइड के अपॉन में लिख देते हैं, तो वो वैल्यू, हम लोग इस तरीके की वैल्यू जो है वो हम लोग नहीं निकाल सकते डायमेंशंस की मदद से, और इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, और यही जो हमने एक साइड की वैल्यू अपॉन दूसरे साइड की वैल्यू जो रखी है ट्रायंगल में किसी, तो यही को, इसी फंक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्रेजेंट हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, कई फंक्शंस हैं उनके मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके की वैल्यूज़ को भी हम लोग डायमेंशंस एनालिसिस की मदद से नहीं निकाल सकते। अब तीसरा पॉइंट ये है कि इफ़ अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 क्वांटिटीज़ देन द एक्सप्रेशन बिटवीन दैम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यानी कि ये देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और
ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में आपस में जो रिलेशंस हम लोगों ने डायमेंशंस की मदद से निकाले थे, उसमें हम लोग अभी तक 3 ही क्वांटिटीज़ को लिए थे। जैसे अगर फोर्स है तो वो डिपेंड कर रहा है विस्कोसिटी पे और वेलोसिटी पे और किसी और एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, इलास्टिसिटी पे। तो इन तीनों के अलावा अगर किसी और चीज़ पे भी एक और क्वांटिटी अगर मान लेते हैं, हम ले लेते हैं, अगर वो स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है या फिर एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है साथ में, तो 4 क्वांटिटीज़ आ गई। इस केस में हम लोग डायमेंशंस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट का कहना है। तो ये दोस्तों लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस था। अब इस एनालिसिस में हम लोग ने जो अभी तक समझा है उसी की मदद से हम लोग ने ये अब लिमिटेशंस को फाइंड आउट किया है। और ऐसा आप करके भी देख सकते हैं कि ये काम नहीं करेंगे, और ऐसा हम लोग पिछले डायमेंशंस के वीडियोस में हम लोगों ने उसको देखा भी था कि डायमेंशन के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो उसी चीज़ को सेम यहाँ पे लिख दिया गया है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मदद से आप लोग किसी भी साइंस के ब्रांच में या फिर किसी भी कह सकते हैं, और भी बहुत से ब्रांचेस है कॉमर्स के ब्रांचेस में या फिर बहुत से ब्रांचेस है किसी अदर फील्ड में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो कैलकुलेशंस में आपको जो स्टैंडर्ड आंसर आना चाहिए उस फॉर्म में किस तरीके से आएगा, ये आपको जानने में मदद करेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं पहले। इन अ मेजरमेंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर विच वी आर सर्टेन +1 अनसर्टेन डिजिट्स, यानी कि किसी भी मेजरमेंट में द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर विच वी आर सर्टेन +1 अनसर्टेन डिजिट्स, इस तरीके के फिगर को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और इन मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आगे एग्जांपल से समझते हैं। वो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हम लोग कोई मेज़रमेंट लेते हैं और मेज़रमेंट में जैसे कि अगर हम लोग कोई किसी चीज़ को नाप रहे हैं, अगर एक टेबल है उसका हम लोग मेज़रमेंट कर रहे हैं कि उस टेबल का मेज़रमेंट आ रहा है 100 सेंटीमीटर का टेबल है और वो 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसके पॉइंट समथिंग जो डिजिट लिया गया है यानी कि 100 पॉइंट अगर और प्रिसाइज यानी कि कह लिया जाए कि हम लोग और उसको एकदम एक्यूरेसी के साथ ले रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ ले रहे हैं, तो अगर वो 100 पॉइंट अगर आ रहा है 100.125, अगर कोई ऐसा डिजिट आ रहा है कि 100.125 अगर आ रहा है, तो इस केस में हम लोग इसको कैसे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से किसी को वैल्यू बताएंगे कि इस टेबल का जो मेज़रमेंट है वो अगर हम लोग लेंथ मेज़र कर रहे हैं उसका साइड से, तो उसका 100.125 सेंटीमीटर आया, इस तरीके से किसी को बताएंगे तो ये मेज़रमेंट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा। और अगर हम किसी को इस तरीके का टेबल बनाने को भी बोलेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल से बनेगा, और इसको हम लोग मेज़र एक्चुअल में डेली लाइफ में तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको लेबोरेटरी में अगर देखेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसा है कि इस तरीके के जो डिजिट्स होते हैं +1 अनसर्टेन डिजिट, यानी कि अगर इसमें अधिक यहाँ पे एक ये 2 डिजिट हमारे सर्टेन डिजिट है, इसके बाद जो डिजिट आएंगी वो अनसर्टेन हो जाएंगी। तो जो अनसर्टेन डिजिट्स है उनको हम लोग किस तरीके से फॉर्म में एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और इसके लिए कई रूल्स बनाए गए हैं। तो देखते हैं पहला रूल्स फॉर कंटेनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए पहला रूल्स ये है इसमें कि इफ़ देयर इज़ नो ज़ीरो देन ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट वेदर द डेसिमल इज़ प्रेजेंट और नॉट। देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें कि 2462 ये एक नंबर है और एक फ़िगर है, ये न्यूमेरिकल फ़िगर है, अगर कह लीजिए इसको न्यूमेरिकल फ़िगर है, तो इस न्यूमेरिकल फ़िगर को ही हम लोग सिग्निफिकेंट फ़िगर बोल रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल फ़िगर का जो सिग्निफिकेंट फ़िगर है वो कितना है, यानी कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स, इट इज़ द नंबर ऑफ़ डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फ़िगर वो होता है जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स को ही कहते हैं, यानी नंबर ऑफ़ डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट फ़िगर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो 2462
2, यानी कि टोटल 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। क्योंकि देखिए डेफिनेशन में ही लिखा है कि किसी भी मेजरमेंट जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उसी को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे, जिसके लिए वो सर्टेन वैल्यूज़ दे, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे जो कि सही हो, जो कि एक्यूरेट हो और जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी हम लोग देखेंगे कैसे। अब इसमें देखिए 312, इसमें टोटल 3 डिजिट्स है, तो इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके 3। 4.27, अगर यहाँ पर डेसिमल यहाँ पे लगा दिया जाए या फिर डेसिमल ना भी लगा रहा है और इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, यानी ये देखिए इसमें जितने भी हम लोगों ने एग्जांपल लिए इसमें ज़ीरो कहीं नहीं है, तो ऐसे केस में अभी ज़ीरो आएगा तो वो हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि अगर ज़ीरो नहीं है और डेसिमल कहीं भी लगा हुआ है, अगर 42.7 भी लिखा होता तो भी सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है यहाँ पे वो 3 होते हैं, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर ये आ जाएगा 3। अब सेकंड रूल क्या है कि इफ़ अ ज़ीरो इज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स देन ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर ज़ीरो यानी कि इफ़ अ ज़ीरो इज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि अगर कोई ज़ीरो है और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, यानी कि जैसे अगर 2462 है, अगर यही इसी जगह पे 2 के बाद अगर एक ज़ीरो हम लोग लगा देते तो 20,462 हो जाता है ये। और ये देखिए नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ये ज़ीरो लगा हुआ है, यानी कि 2 और 4 ये दोनों के बीच में ज़ीरो लगा हुआ है, और ये दोनों 2 और 4 नॉन ज़ीरो है, यानी कि ये लोग ज़ीरो नहीं है। जाहिर सी बात है हम लोग देख भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 और 4 के बीच में जो ज़ीरो है, ये इस केस में अगर ये इन नंबरों को हम लोग काउंट करेंगे तो इस केस में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो आएंगे 5। यानी कि अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 2 0 4 और 6 2, इस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो आएंगे ये आपके आएंगे टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आएंगे वो इस केस में आएंगे 5। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो जो है इसको हम लोग काउंट करेंगे एज अ डिजिट, क्योंकि ये इन दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है। तो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर इस तरीके से 2002 लिखा रहता तब भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहता। क्यों रहता? क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में ही दो ज़ीरो आए हैं, यानी कि जो भी ज़ीरो है चाहे जितने भी ज़ीरो आएंगे वो अगर दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ही आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर टोटल नंबर जितने रहेंगे सारे नंबर्स को हम लोग नंबर ऑफ़ डिजिट्स के तरीके से लेंगे और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था और सेकंड रूल था। अब हम लोग आगे देखते हैं। और दोस्तों सेकंड रूल में ये भी बताया गया है कि वेदर द डेसिमल इज़ प्रेजेंट और नॉट। देखिए सेकंड जो हम लोगों ने पॉइंट लिया था कि कोई भी नंबर अगर लिखा रहे, कोई भी डिजिट नंबर लिखा रहे, उसके बीच में अगर ज़ीरो आ जाए तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, यानी कि ये एक सर्टेन वैल्यू रहेगी, सही वैल्यू रहेगी। सर्टेन मतलब कि सही वैल्यू रहेगी, तो सर्टेन वैल्यूज़ हम लोग लेंगे। अगर उसके बीच में डेसिमल भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे आ जाए 30.2 यानी कि 30.2 इस तरीके से भी आ जाएगी तो सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में आ जाएगी 3। तो इस केस में भी हम लोग 3 लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड वाले के। 302 इस केस में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहेंगे। 40,202 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 रहेंगे और 40,00104 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 7 रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें प्रेजेंट है 7। तो अब देखिए आगे इसका थर्ड रूल जो ये है वो ये बताता है कि इफ़ देयर आर ज़ीरोस एट द एंड and if there is no decimal then these zeros are not significant। यानी कि दोस्तों इस केस में ये बताया गया है कि अगर ज़ीरो एंड में हो, यानी कि लास्ट में अगर ज़ीरो प्रेजेंट हो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, अगर ज़ीरो एंड पॉइंट पे है यानी कि लास्ट में है और वहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिया गया है, तो उस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहेंगी उनमें जो ज़ीरोज़ रहेंगे उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेंगे जो कि नॉन ज़ीरो है और वही सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 3600 में लास्ट में डबल ज़ीरो आ गया, तो इसके बीच में कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, लास्ट में ही ज़ीरो है, तो जो लास्ट के ज़ीरो है हम लोग उसको छोड़ देंगे और जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 2।
और इसमें 420 में देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 2, क्योंकि 42 ही एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट में ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और इसी तरीके से 1,42,000 में सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3, क्योंकि 142 ही एक नॉन ज़ीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। और चौथा पॉइंट ये है, देखिए, इफ़ द ज़ीरोज़ आर प्रेजेंट एट द एंड एंड देयर इज़ अ डेसिमल देन दिस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए, इस केस में ये बोला गया है कि अगर ज़ीरो एंड में हो और अगर डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ हों तो वो सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। यानी कि अगर 120.00 लिखा है और इसमें लास्ट में ज़ीरो है और पॉइंट लगा के अगर ज़ीरो आखिरी में दे दिया गया है तो वो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल में ये है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 4, क्योंकि 36.00 है, और 14.200 यानी कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो आए हैं तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। और दोस्तों, सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिकली काम ये है कि हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी होती है, कितनी प्रिसीजन होती है, यानी कि कितनी उसको हम लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मतलब अपने पूरी क्षमता के अनुसार बहुत ही सटीक तरीके से जो वैल्यू निकालते हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ही मायने रखती है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं साइंस की और बाकी सब सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ये वैल्यूज़ 0.05% से अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है, या फिर 0.6% से कोई चीज़ बढ़ रहा है, या फिर 0.01% से इंडिया में कोई चेंजेस आ रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या जैसे कि हमारे जीडीपी को लेके, या फिर महंगाई को लेके, या फिर पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेके, तो इन सब में जो चेंजेस अगर 0.01% की ओर से आ रही हैं, या फिर गरीबी को लेके 0.04% से अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो ये सब चेंजेस जो हैं ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं पूरे कंट्री पे। क्योंकि जो ये 0.04% से जो चेंजेस आ रही हैं ये पूरे 150 यानी कि 140 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है उन पे पूरा इफ़ेक्ट डालेगा, और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा ये माना जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो ये सब वैल्यूज़ इस तरीके से लेते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसे केस में। 1% से अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो भी बहुत ही मायने रखता है। तो इसका जो फिफ्थ और आखिरी रूल है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 देन द ज़ीरोज़ जस्ट आफ्टर द डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि देखिए, अगर कोई नंबर इस तरीके से फॉर्म में हो 0.012 या फिर 0.125, यानी कि यानी कि 1 से छोटी जो वैल्यू आएगी, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी, 1 से छोटी कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है। तो 0 पॉइंट जो लगा के हम लोग बोल रहे हैं वही 0 पॉइंट लगा के कोई भी वैल्यूज़ रहेंगी, तो उस केस में जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स रहेंगी, यानी कि जो ऐसी डिजिट्स जो कि नॉन ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ से जितनी भी डिजिट्स आएंगी वो सारी सिग्निफिकेंट ही रहेंगी, और बाकी सारी जो डिजिट्स शुरू की रहेंगी वो होगी नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि देखिए 0.012 में जो 0 पॉइंट लग गया है और उसके बाद जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं, उसके बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी डिजिट्स आएंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट। 1 2 यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे। और इसी तरह 0.0202 में देखिए 2022 से यहाँ से देखिए आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्ट हो गई हैं, और ये ज़ीरो बीच में है, तो जो दो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर एक ज़ीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। ये हम लोगों ने रूल में पढ़ा था। और इसके एग्जांपल देखिए ये है कि दो नॉन ज़ीरो के बीच में अगर एक ज़ीरो आ जाएगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो शुरू में यहाँ पे जो 0 पॉइंट समथिंग जो लिखा हुआ है उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ रहेंगे उनको छोड़ देना है। नॉन ज़ीरो से जो डिजिट स्टार्ट होगी वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगी। तो इसमें 3 हो जाएंगे, और इसमें भी 0.000304 में 304 से 3 से नॉन ज़ीरो डिजिट स्टार्ट हो रही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर टोटल इसमें 3 हो जाएंगे। और इसी तरीके से 0.125 में 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 125 इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है एरर। एरर दोस्तों हम लोग जानते ही है कि एरर का मतलब बेसिकली क्या होता है। जनरल लाइफ में एरर का मतलब क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं अभी इसके डेफिनेशंस के मदद से।
देखिए इसमें डेफिनेशन में कहा गया है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एरर देखिए कहाँ आती है, एरर का मतलब ये होता है कि गलती। और गलती कब होती है, जबकि कोई चीज़ अगर सही तरीके से, अगर हम मान के चले कि कोई चीज़ अगर सही तरीके से उसकी वैल्यू निकाल ली गई है और उसको हम लोगों ने लिख दिया गया है। मान लेते हैं कि अगर कोई बॉक्स है, और कोई बॉक्स है अगर मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से, और इसकी जो लेंथ है वो है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और हम अपने मान लीजिए ये बॉक्स आपने अपने क्लास में रख दिया है, और अपने क्लास में रखने के बाद आपके जितने स्टूडेंट्स हैं सबको आपने बता दिया है कि इस बॉक्स की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग अपने अपने स्केल से या फिर अपने अपने किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं यानी कि मेज़र करना चाहते हैं, आप लोग मेज़र करिए कि इसकी लेंथ क्या होगी। जिसकी 5 वैल्यू यानी कि जिसकी 5 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी वो वैल्यू उसकी सही रहेगी। और अगर किसी स्केल में कुछ गड़बड़ी है यानी कि कहीं से कटी हुई है या फिर टूटी हुई है, या फिर किसी की 15 सेंटीमीटर की स्केल में कहीं कुछ सेंटीमीटर्स मीटर गए हैं, सही से नहीं लिखे हुए हैं, तो इस केस में अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की जगह बोलता है कि नहीं बॉक्स की वैल्यू 5.1 सेंटीमीटर है, या फिर कोई स्टूडेंट हो वो बोलता है कि बॉक्स की जो लेंथ है वो 4.8 सेंटीमीटर है, तो ये जो 0.8 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर आया है उसमें 0.2 सेंटीमीटर की कमी आई है, और जो 5.1 सेंटीमीटर जो स्टूडेंट नापा है उसमें 0.1 की जो है उसमें एक्सेस हुई है यानी कि बढ़ोतरी हो गई है। तो इस केस में जो ये डिफरेंस आ रहा है कि ये जो 0.2% कम हो गया है, 0.1% किसी में ज़्यादा हो गया है, किसी में ऐसा हो सकता है कि कोई बॉक्स नाप रहा है तो वो 4.9 सेंटीमीटर हो, तो 0.1% की कमी हो सकती है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.1% का 0.2% का, यही डिफरेंस को कहते हैं एरर। क्योंकि जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो उसी में कर रहे हैं कि 0.1% ज़्यादा नाप दे रहे हैं, 0.2% कम नाप दे रहे हैं, 0.1% कम नाप दे रहे हैं। तो ये जो गलत नाप रहे हैं वही जो आप डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि किसी बच्चे ने नापा 5.1 सेंटीमीटर और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 5, तो डिफरेंस इन दोनों का कितना आया 0.1। तो ये आएगी आपकी एरर कि आपने इतने सेंटीमीटर से गलत नापा। इसी को कहते हैं दोस्तों एरर। ये एरर कई तरीके से होती हैं, जैसे कि कई कई टाइप्स होते हैं इनके, और हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर में देखिए सबसे पहला होता है मैथोडिकल और सिस्टमेटिक एरर। मैथोडिकल और सिस्टमेटिक एरर में ये होता है कि दिस एरर्स अकर्स व्हेन द फार्मूला और द मेथड यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग। EXP डॉट यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेरिमेंट लिखा गया है, ये एक्सपेरिमेंट लिखा है। तो इस एरर में ये एरर तब आता है जब हम लोग फार्मूला या फिर कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, वो गलत यूज़ कर रहे हैं, तब इस तरीके की जो एरर होता है वो सिस्टमेटिक और मैथोडिकल एरर कहते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट करके कोई वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो गलत फार्मूले से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर गलत मेथड यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। प्लस करना है तो हम लोग ने माइनस करके वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। फार्मूले में अगर फोर्स निकालना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन है तो हम लोग मास इंटू स्पीड कर दिए हैं, गलत फार्मूला यूज़ कर दिए हैं एक्सपेरिमेंट में। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो आएगी गलत, और ये एरर कहलाएगा, इसलिए ये सिस्टमेटिक और मैथोडिकल एरर कहलाएगा। अब हम लोग अपने सेकंड टाइप के एरर जानेंगे जिसको कि इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। दीज एरर्स अकर्स व्हेन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट एक्यूरेट। दोस्तों ये नाम से ही क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि इसमें इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट में वही सही नहीं होगा। अगर वही सही नहीं होगा तो वैल्यूज़ कहाँ से सही होंगी। तो इस केस में जो ये एरर आएगा वो एक्सपेरिमेंट यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग जब तक मरम्मत नहीं करेंगे, उसकी जो सर्विस नहीं करवाएंगे, तब तक वो सही से एक्यूरेट आपको वैल्यूज़ नहीं देगा। तो इस तरीके के एरर तभी होंगे जब इंस्ट्रूमेंट आपकी ख़राब हो। अब हम लोग अपने अगले एरर पे बढ़ते हैं जो कि तीसरा एरर है, वो है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर में देखिए क्या है कि दिस एरर अकर्स ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये भी नाम से क्लियर है कि पर्सनल एरर में ये एरर वो एरर होती है जिसमें कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट केयरफुली नहीं कर रहा है, यानी कि केयरलेस
होके कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में कोई उसकी सजगता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उसमें। एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है तो उसको किसी अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो मान लीजिए उस एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया है कि आप इस मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट में कोई अगर आपके पास एक मान लीजिए कोई एक डिवाइस है, वोल्टेज नापने की कोई डिवाइस है, और आपको बताया गया है कि इस वोल्टेज के जो प्लग है इसको आप इस जगह पे इस वायर पे लगाइए। तो आपको दो वायर है, रेड और ग्रीन वायर है, तो उसमें रेड वायर पे आप लगाइए तब आपको वोल्टेज फाइंड आउट होगा कि वोल्टेज कितना आएगा। तो आप ऐसा ना करने के बजाय आप पता चला कि आप वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए आप ग्रीन वायर पे बार बार आप उस पर टैप कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं उस वोल्टेज प्लग को। तो आप इस तरीके से जो केयरलेस कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको बोला गया है कि आप रेड वायर पर टच करिए तो आप ग्रीन वायर पर टच कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो आपका ये केयरलेस है एक्सपेरिमेंट में ये अकर हो जाएगा। और जो केयरलेसनेस आपका ये जो अकर होगा, यानी कि जो होगा इस जो केयरलेस आपका होगा, इस वजह से जो एक्सपेरिमेंट में जो आप इन्वॉल्व हो गए हैं इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में, ये आपके द्वारा एरर आएंगी। यानी कि अगर आपको पता चला कि ग्रीन वायर में बताया गया है कि ग्रीन वायर में आपको करंट बताएगा, करंट की वैल्यूज़ को आप लोग मेज़र करेंगे एमीटर के मदद से। एमीटर देखिए दोस्तों वो डिवाइस होती हैं जिससे हम लोग करंट की वैल्यूज़ को पता लगाते हैं कि किसी वायर में बिजली दौड़ रही है तो उसकी कितनी बिजली दौड़ रही है, यानी कि कितने उसकी जो क्षमता है, यानी कि कितनी एनर्जी से उस वो बिजली दौड़ रही है, 1 एम्पियर की पावर से दौड़ रही है या फिर 2 एम्पियर के वैल्यू से दौड़ रही हैं, तो कितने एम्पियर की वैल्यू से दौड़ रही हैं। ये हम लोग अगर ग्रीन वायर पे अगर हम लोग बोल दिया जाए कि ग्रीन वायर, अगर आप ग्रीन वायर पर टैप करेंगे तो आपको अमीटर की यानी करंट की वैल्यूज़ पता चलेंगी, और अगर रेड वायर पे आप करेंगे तो ये आपको वोल्टेज की जो वैल्यूज़ है वो बताएंगी। तो पता चला कि आप ग्रीन वायर पे बार बार कर रहे हैं और आपको रेड वायर पे करने को बोला गया है। तो इस तरीके से जो आपकी गलतियाँ आपके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट में गलती हो रही है उस तरीके के एरर को पर्सनल एरर कहेंगे। ये ग्रीन और रेड वायर ऐसा कुछ है नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। अब हम लोग फोर्थ तरीके के एरर को देखेंगे जो कि रैंडम एरर कहलाएगा। रैंडम एरर देखिए ये होता है कि दीज आर द एरर्स इन एन एक्सपेरिमेंट विच कैन नॉट बी टेकन इनटू एन अकाउंट। यानी कि ये एक ऐसा एरर हो सकता है जिसको कि आप सोच नहीं रहे थे कि ऐसा भी एरर हो सकता है, अचानक से ऐसा एरर आ गया। यानी कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जो किया उसमें अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है और उसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, और उससे हम लोगों ने देखिए असल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने जो एग्जांपल लेना चालू किया है उसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कहीं फायर हो लग जाती है यानी कि आग लगी होती है, तो उस केस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जो फायर ब्रिगेड वाले रहते हैं वो जो रेड रंग का जो आपका बड़ा सा वो रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जिससे फायर हम लोग बुझाते हैं, उसको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी फोर्स के साथ भरी रहती है कि जब वो उसको टैप करते हैं तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो आग को तुरंत बुझा देती हैं। तो पता चला कि आपने क्या कर दिया है कि इस तरीके से अगर आपने क्या कर दिया है कि कहीं अगर आग आपके एक्सपेरिमेंट में लग गई है और आपने क्या किया है कि आपने अगर आपके एक्सपेरिमेंट में अगर फायर आ गई है, फायर लग गई है, तो अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेनर है, आपने उसको उठाया और वहाँ से उसको प्रेस किया, तो आपने सोचा कि वहाँ पे आग बुझ जानी चाहिए, तो पता चला कि वो आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये एक एरर आ गया है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि गैस उसमें जो भरी हो वो गलत भरी हो, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन भरी हो या फिर कोई और गैस भरी हो, आग और बढ़ती जा रही है। तो ये एक रैंडम एरर में आ जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि ये एरर कहाँ से आया, क्योंकि जब भी उस पर लिखा रहता है तो ऐसा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि अगर कोई कंटेनर में लिखा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी जगह पे कोई और गैस उसमें मौजूद हो सकता है, और ऐसा लापरवाही की वजह से होता है ज़्यादातर। तो इस तरीके के एरर को रैंडम एरर कह सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड एरर रहता है कि पता नहीं ये कहाँ से एरर हो गया। अब अगले टाइप का जो एरर है वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ एरर है, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि व्हेन ऑल द एरर्स अकर इन एन एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली देन इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस एरर। साइमल्टेनियसली का मतलब कि एक साथ एक ही समय पे, यानी कि
अगर जितने भी प्रकार के एरर है, रैंडम एरर, पर्सनल एरर, सिस्टम और मेथोडिकल एरर या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर, सभी प्रकार की एरर, जितने भी टाइप्स के एरर हैं वो सारी के सारी एक साथ ही एक्सपेरिमेंट में अगर आप अकर हो गई, यानी कि कोई अगर है वो गलत मेथड यूज़ कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट मान लीजिए आप कर रहे हो, उसमें आप गलत मेथड यूज़ कर रहे हैं, गलत फार्मूला भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप गलत इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं और अपनी लापरवाही भी दिखा रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में, साथ में अलग से कुछ गड़बड़ी भी हो जा रही है उस एक्सपेरिमेंट में, तो ये सारे जो इतनी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है आपके एक्सपेरिमेंट में, अगर ये सारी एक साथ हो जाती हैं तो इसी को ग्रॉस एरर कहते हैं। यानी कि 100 का सीधा एक बात कि सभी आपके एक साथ, आपके सारे चीज़ एक साथ लग गए हैं आपके, तो ये सारे आपके एरर में आ जाएंगे, सारे तरीके के एरर्स ग्रॉस एरर में आ जाएंगे। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ एरर थे और इसमें हम लोगों ने इससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, जिसमें कि हम लोग उसको देखते हैं कि किस डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे, किस डिजिट को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो उनको हम लोग काउंट करेंगे और वो सारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, यानी कि वो सही कहलाएंगी। और जो ज़ीरोज़, यानी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट में ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो वो लास्ट में जो ज़ीरोज़ होंगे उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगी। तो इस तरीके से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम लोगों ने उसको समझा। और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसके पहले जो हम लोगों ने देखा था उसको भी हम लोगों ने समझ लिया कि कहाँ डायमेंशंस का यूज़ नहीं कर सकते, कांस्टेंट की वैल्यूज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को निकालने में हम लोग डायमेंशंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालने में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कहाँ से यूज़ करेंगे, ये बात तो सीधी सी है, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। और बहुत से जो हम लोग ये जानते हैं कि एक से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा अगर क्वांटिटीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है डायमेंशंस की मदद से। और अब हम लोग इसके आगे जो बात करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ एरर, यानी कि जो ये एरर, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो एरर हो रही है वो कितनी हो रही है। यानी कि अगर हम जिस तरीके से हमने जो सबसे पहले एग्जांपल में लिया था कि बॉक्स का, अगर जो 5 सेंटीमीटर का बॉक्स है उसमें जो एरर हम लोगों ने 0.1 सेंटीमीटर की जो गलती हुई है, 0.2 सेंटीमीटर की जो गलती हुई है, ये एरर को हम लोग, अगर कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें कि उसमें कई वैल्यूज़ को ली गई हैं, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं, जबकि एक्सपेरिमेंट एक ही कर रहा है, एक ही कंडीशन में कर रहा है और वही उतने ही क्षमता से कर रहा है, जो जो स्टेप्स उसमें बोले गए हैं वही कर रहा है, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। तो ये एरर आ रही हैं, तो ये कैसे किसी क्वेश्चन में दी रहेंगी, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ एरर हम लोग कैसे करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, क्वेश्चंस में दी रहेंगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को लेके, इस तरीके के टॉपिक्स को लेके हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियोस जल्दी से जल्दी बनाता रहूं और इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से ख़त्म करके अपने नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ें। फिज़िक्स में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, लेकिन उनको मैं लूँगा, उनको इसलिए लूँगा मैं ताकि वो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर दे और आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे आपने आगे क्लास में बढ़ते रहें या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लें, उसमें भी आपका वो काम आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक अगर मन करे तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। थैंक यू।